जो बात चल रही थी उससे जो अंतिम बात, फाइनल कंक्लूजन, वो ये था कि 1962 1962 इसमें जब आपातकाल लगाया गया, उसे 1964 में माखन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपातकाल को चुनौती नहीं दी गई। आपातकाल लगाने पर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया गया अनुच्छेद 359 के संबंध में, और जिसके आधार पर यह कहा गया कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, इनके अंतर्गत जो नियम और आदेश दिए जाएंगे, उनसे अगर किसी व्यक्ति का वो मूल अधिकार प्रतिकूल तौर पर प्रभावित होता है जो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश से प्रवर्तन योग्य आपातकाल के दौरान नहीं माना गया है, अर्थात जिसका प्रवर्तन रोक दिया गया है, तो क्या उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जो कि इन्फोर्समेंट रोकता है 14-21-22 का, उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को किसी भी ढंग से न्यायालय के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती? यदि हां तो किन आधारों पर? यानी जब आपातकाल देश में होगा और नागरिकों के मूल अधिकार प्रवर्तन से रोके जाएंगे, जब उनका प्रवर्तन रोक दिया जाएगा, तब प्रवर्तन रोकने वाले आदेश को जो अनुच्छेद 359 में जारी होगा, उस आदेश का न्यायिक पुनरीक्षण यह संभव है या नहीं, और यदि संभव है तो किन आधारों पर? यह मुख्य सवाल था माखन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ पंजाब हो, यूनियन ऑफ इंडिया हो, वो ज्यादा चिंता का विषय है, फिर भी देख लेना चाहिए क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध मुकदमा है। और अगर आपने यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ पंजाब में लिखने में गलती कर दी तो आपको नुकसान नंबरों में होगा, इसलिए देख ले, ज्यादा ठीक है, वो कोई ऐसी बात नहीं। तो अंततः जो माखन सिंह में कहा गया वो ये बात थी कि चूंकि सिर्फ प्रवर्तन रोका है, सिर्फ प्रवर्तन, और सारे फंडामेंटल राइट बने हुए हैं 19 को छोड़कर, क्योंकि 19 का मसला तो 358 से गवर्न होगा, उसका तो मसला ही नहीं है, 359 का मसला है। तो 359 सिर्फ प्रवर्तन रोकने की बात करता है, इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। तो इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता, लेकिन राइट इटसेल्फ बना हुआ है, ठीक है, अधिकार समाप्त नहीं हुआ है। इस अधिकार की स्थिति वैसी ही हो गई जैसे कालबाधित ऋण की होती है। ऋण है, वसूल नहीं सकते, क्योंकि वसूलने का जो तरीका था वो खत्म हो गया, उसे टाइम बार्ड वो हो गया, लिमिटेशन से, तो उनका प्रवर्तन रुका हुआ है, क्योंकि 359 में प्रवर्तन वो रोक सकते हैं, प्रवर्तन रोक दिया है, यानी 32-226 ये अवेलेबल नहीं है। काहे के लिए? फंडामेंटल राइट को जो 14-21-22 में दिया गया है उसको प्रवर्तित करने के लिए, क्योंकि 32 केवल फंडामेंटल राइट को प्रवर्तित करने के लिए ही उपलब्ध है और किसी उद्देश्य के लिए उपलब्ध ही नहीं। तो 32 के बारे में तो यह माना जाएगा कि इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के प्रभाव से 32 आपातकाल में पूरी तरह समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है या मृतसाह हो गया है। आजकल एक शब्द चलता है, बोले फला ऐप डीप स्लीप में रख दी गई है, यह आज की भाषा है, ठीक है। आज आप देखेंगे तो उसमें आपके मोबाइल में आता रहेगा कि टू सेव द बैटरी दीज एप्लीकेशंस, ठीक है, हैव बीन केप्ट इन डीप स्लीप, ठीक है ना। डीप स्लीप, जब आप किसी भी एप्लीकेशन को बहुत दिन नहीं चलाते तो डीप स्लीप में रख दी जाती है।
यह मान लिया जाएगा कि अनुच्छेद 32 डीप स्लीप में है, ठीक है, यह उसका प्रभाव होगा। जहां तक 226 का सवाल है, तो आपको मालूम है दैट वाज अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड फॉर एनी अदर पर्पज आल्सो, ठीक है ना। तो अंततः उच्चतम न्यायालय ने माखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या यूनियन ऑफ इंडिया जो भी हो, स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें अंततः उन्होंने यह कहा कि अनुच्छेद 226 फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सीधे कह दिया अनुच्छेद 359 में कि यू कैन इशू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर टू, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट द इन्फोर्समेंट ऑफ, ठीक है, आप प्रवर्तन तो रोक ही सकते हैं, तो प्रवर्तन चूंकि रुक गया तो 226 फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन फॉर एनी अदर पर्पज वो अवेलेबल है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट के लिए नहीं है, फॉर एनी अदर पर्पज है, ठीक है। तो फॉर एनी अदर पर्पज जब वो उपलब्ध है और फंडामेंटल राइट का सिर्फ क्या रुका है, प्रवर्तन, फंडामेंटल राइट बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम किसी ऐसे तरीके से चुनौती दे पाए उस अधिनियम को जिसके अंतर्गत किसी को निवारक निरोध में रखा गया और उस तर्क का अनुच्छेद 21 से कोई ताल्लुक न हो, ठीक है, उसका अनुच्छेद 21 से कोई मतलब न हो, तो 226 के अंतर्गत हम उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते, क्योंकि 226 फॉर एनी अदर पर्पस तो उपलब्ध है। ऐसा तो है नहीं कि वो फॉर एनी अदर पर्पस उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कानून के मुताबिक शासन चलना चाहिए। यह बात बेसिक है, ठीक है ना। कानून कैसा होना चाहिए अलग सवाल है, लेकिन कम से कम कानून के मुताबिक शासन तो होना ही चाहिए, कोई कानून ये तो हो। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि आपने जिस विधि के अंतर्गत हमें निवारक निरोध में रखा है वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट या डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, उनमें जो ताकत आपको मिली है उसके मुताबिक वो आप बना ही नहीं सकते। अगर हम ये कह रहे हैं, और यही बात सही पाली है कि आप डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो नियम बनाए हैं उन्हें बनाने की ताकत डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आपको देता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि जो ताकत आपको दी ही नहीं बाय डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, हमने आपको बताया था कि उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए 8-10 ग्राउंड उन्होंने लिए थे, ठीक है, कि आपका डिटेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडिया, सिविल डिफेंस, मिलिट्री ऑपरेशंस पूरे देश में ठीक प्रकार चलाए जा सकें, ठीक है, आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय हो सके, इसके लिए हमारा कोई काम ऐसा ही नहीं। और फिर भी आपने हमें उठाकर दुराशय पूर्वक जेल में रख दिया, या मेरे कामों का सही मूल्यांकन आप कर ही नहीं पाए, या आपने लापरवाही में किया ही नहीं, या फिर आपने जो नियम बनाया वो नियम कोई ताल्लुक इन ग्राउंड से रखता ही नहीं। तो फिर अगर आपने हमें डिटेन किया है तो ये कैसे मान लिया जाए कि आपने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट या डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के अंतर्गत हमें डिटेन किया? ये तो माना ही नहीं जा सकता। इसलिए उस दशा में अगर हम उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय तक जा पाएंगे किसी तरीके से, तो जाने पर कोई रोक नहीं, और जा सकते हैं हम
क्योंकि 226 फॉर एनी अदर पर्पज उपलब्ध है। यानी कुल मिलाकर उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जो प्रशासनिक विधि के सिद्धांत हैं, ठीक है, कि प्रशासन बैलाफाइडली एक्ट नहीं कर सकता, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं कर सकता, असंगत आधारों पर अपने कार्यों को आधारित नहीं कर सकता, और जो ताकत उसे मिली है कानून बनाने की किसी भी विधि में, वो ताकत जिन बातों के लिए मिली है, उन्हीं बातों के लिए वो उस ताकत का उपयोग करके कानून बनाएगा। यानी अल्ट्रा वायरस एक्ट, अल्ट्रा वायरस रूल या अल्ट्रा वायरस एक्ट के आधार पर आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बेसिक, ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ, जो बेसिक प्रिंसिपल है, कानून का शासन, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसी के अगेंस्ट है। ठीक है भाई, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट इससे थोड़ी निकल रहा। जब फंडामेंटल राइट नहीं थे तब भी कानून के मुताबिक शासन चलना चाहिए, ये बात थी। जब से राज्य आया तब से कानून के मुताबिक शासन चलना चाहिए, यह अवधारणा अस्तित्व में है। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ ये सब फंडामेंटल राइट से ही निकल रहा, ये थोड़ी कहा जा सकता। जैसे हम लोगों ने संपत्ति के अधिकार में भी देखा था कि उन्होंने कहा कानून युक्ति संगत होना चाहिए, ये अनुच्छेद 14 इससे थोड़ी निकल रहा। ये तो कानून की अपनी विशेषता है। ये अलग बात है कि ये बात अनुच्छेद 14 में भी कह दी गई, ये अलग बात है। आप हटा दीजिए अनुच्छेद 14 क्योंकि कानून अयुक्त संगत हो जाएगा, ये कैसे संभव है? तो ऐसे ही रूल ऑफ लॉ ये काहे से निकल रहा? ये किसी फंडामेंटल राइट से नहीं निकल रहा, ये तो होना ही चाहिए। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टेट के संबंध में। तो उन्होंने कहा कि अगर यह साबित किया जाता है कि वो रूल जिसके अंतर्गत आपने डिटेंशन में रखा वो कानून का नियम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कानून जिसके अंतर्गत वो बनाया गया वो ताकत ही नहीं दे रहा। अल्ट्रा वायरस है आपका रूल, या स्वयं वो अधिनियम जिसके अंतर्गत वो नियम बनाने की ताकत मिली, वही अल्ट्रा वायरस है, वही नहीं बन सकता। या आपने सब कुछ ठीक है, आपने उपयोग ठीक नहीं किया है, यह सब कुछ ठीक है, आपने ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया है, तो फिर आपने किसी को कानून के मुताबिक डिटेन किया, माना कैसे जाए? और कानून के मुताबिक ही आप डिटेन करेंगे, यह किसी फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट किसी फंडामेंटल राइट का मोहताज नहीं है। ये तो होना ही चाहिए, तो बेसिक नॉर्म है। तो कुल मिलाकर मक्खन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में एक बात आ गई कि प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती मिलेगी। ये 1964 में डिसाइड हुआ और 1971 तक चलता रहा, बल्कि हम ये कहें 26 जून 1975 से पहले तक चलता रहा। हालांकि बीच में श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हो गई देश की, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ ठीक चल रहा था। और ये हम नहीं कहते, इस देश में जितने भी कमीशन आपातकाल के अत्याचारों को लेकर गठित हुए, सबने ये कहा है कि ऐसी कोई दशा भारत में विद्यमान नहीं थी जिसके लिए 26 जून 1975 का आपातकाल घोषित किया जाता, सिवाय एक बात के कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से। ठीक है, तो 1971, आपको मालूम है 1962 से आपातकाल लगा, 1968 में, मार्च 1968 में खत्म हो गया। 1971 में इन्होंने फिर आपातकाल लगाया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, पाकिस्तान वॉर को लेकर, और वो चल ही रहा था। इसी बीच इनका चुनाव अवैध घोषित हो गया और बस इन्होंने ये डिक्लेरेशन किया देश में 26 जून 1975 की रात 12 बजे कि देश में आंतरिक अशांति के आधार पर, वो आंतरिक अशांति कहां पैदा हुई थी पता नहीं, उस समय आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल हो सकता था, आज नहीं हो सकता।
क्योंकि 44वें संविधान संशोधन से वो स्थिति बदल गई। आपने ये घोषित किया कि आंतरिक अशांति के आधार पर देश में पुनः आपातकाल घोषित किया जाता है। अब सवाल यह था कि इन्होंने सबक ले रखे थे, ठीक है ना, क्योंकि मक्खन सिंह उसमें यह कह दिया कि आप क्या करेंगे, प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर अगर आपने कोई आदेश फंडामेंटल राइट को रोकने के लिए जारी भी किया तो उस आदेश को प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर चुनौती मिलेगी, यानी अल्ट्रावायरस कहा जाएगा, मेलाफाइड आदि जो ग्राउंड अवेलेबल है वहां, उसके आधार पर चुनौती मिलेगी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय मौजूद निवारक निरोध संबंधी विधि मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके जो उस समय प्रावधान थे 26 जून 1975 को, उन्हें अमेंड किया। वो तो उसमें भी किया था कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल ये पहले से मौजूद थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें संशोधित किया था अतिरिक्त शक्ति हासिल करने के लिए। वही मीसा के साथ हुआ। तो नॉर्मल मीसा बंदी, जो लोग आज भी आपातकाल जिन्होंने भोगा है उनमें से कई आज भी जीवित हैं। तो दो प्रकार के मीसाबंदी होंगे। एक वो मीसाबंदी होगा जो नॉर्मल मीसाबंदी है, यानी नॉर्मली हमें यह लगता है, उसका क्या नाम है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, इसको व्यवस्थित करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपबंध करने वाला अधिनियम, ये है वो मीसा। तो बाकी सब ऑब्जेक्शंस तो है ही हैं कि आप जिसको डिटेन करने जा रहे हैं प्रिवेंटिव है वो, ठीक है ना, उसने कुछ किया नहीं है गलत, आपका मानना ऐसा है कि आप वो गलत करेगा, तो आपकी मान्यताएं ठीक ही होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन चलिए, अगर वाकई सिचुएशन ऐसी है तो उसकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए। फिलहाल जब घर में आग ही लग रही हो तो फिलहाल तो घर बचाया जाएगा, बाकी होते हैं नुकसान तो हो, लेकिन घर में आग लगी तो हो। सारे कमीशन कह रहे हैं कि कोई आंतरिक अशांति देश में नहीं थी सिवाय इसके कि तुम्हारा चुनाव अवैध घोषित हो गया। लेकिन आपने घोषित किया आपातकाल, और आपातकाल घोषित करने के साथ आपने क्या किया, मीसा को अमेंड कर दिया। एक मीसा, ठीक है, एक बंदी होगा जो मीसा में बंद किया जाएगा, निवारक निरोध में भेजा जाएगा, वो नॉर्मल मीसा बंदी है। नॉर्मल मीसा बंदी, नॉर्मल मीसा बंदी मीनिंग देयर बाय कि 26 जून 1975 को जो मीसा अमेंड किया गया उस अमेंडेड मीसा के प्रोविजन उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, ठीक है ना। और अमेंडेड मीसा के प्रोविजन जब उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्ति को जो सामान्य सेफ्टी मेजर्स उपलब्ध हैं वो उपलब्ध रहेंगे, अर्थात उसे सप्लाई ऑफ ग्राउंड्स होगा, ठीक है, उसका डिटेंशन जिन आधारों पर है वो ग्राउंड उसे दिए जाएंगे, ठीक है। उसका मामला एडवाइजरी बोर्ड को भेजा जाएगा, ठीक है, वो एडवाइजरी बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन दे पाएगा, ठीक है। अगर एडवाइजरी बोर्ड उसके डिटेंशन को कंफर्म नहीं करता तो वो रिवोक हो जाएगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। अगर एडवाइजरी बोर्ड ने उसके डिटेंशन को कंफर्म भी कर दिया तो भी वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जा पाएगा, ठीक है, इस बात को लेकर कि भाई मेरा डिटेंशन इस नियम के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने हमें आधार उपलब्ध कराए हैं और इन आधारों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मेरे कामों से इन आधारों पर हमें डिटेन किया जा सकता है। ये सारे जो सेफ्टी मेजर हैं उस व्यक्ति को उपलब्ध रहेंगे जो नॉर्मल मीसा बंदी होगा, ठीक है। लेकिन अगर मीसा के अंतर्गत, अब यह संशोधन से लाया गया है, अगर मीसा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के संबंध में यह घोषणा
उस अथॉरिटी ने शामिल कर दिए, जो अथॉरिटी मीसा के अंतर्गत आपको डिटेन करने के लिए सशक्त है। और वो कौन था? 3 अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी 3 अथॉरिटीज हैं जो आपको डिटेन कर सकती थी मीसा में, और इनमें से एक ने भी अगर आपको डिटेन किया और डिटेंशन ऑर्डर में ये लिख दिया, ये घोषणा कर दी कि आपका डिटेंशन इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उससे प्रभावी तौर पर निपटने के लिए जरूरी है, तो आपको जो नॉर्मल मीसाबंदी को सेफ्टी मीजर उपलब्ध रहते हैं वो नहीं उपलब्ध होंगे, वो उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, आपको कोई आधार नहीं दिया जाएगा कि आपको क्यों रखा गया है। ठीक है, आपको रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, आपका मामला एडवाइजरी बोर्ड से रिव्यू नहीं किया जाएगा। आपको असीमित समय, ठीक है, कितने समय तक बंद रखा जाएगा इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई गई। केवल और केवल वो अथॉरिटी, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अगर डिटेन किया है तो वो अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को भेजेगा, और संबंधित सरकारें उसे रिव्यू करेंगी, और 15 दिन में अगर संबंधित सरकारों ने उसे सैंक्शन नहीं किया, उसके प्रति अपनी सहमति नहीं दी, तो आपका डिटेंशन खत्म। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो, डीएम जिसे डिटेन करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के बिना करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के बिना करेगा। और डीएम ने अगर डिटेन कर दिया तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एक भी उदाहरण नहीं है पूरे देश में कि डीएम ने किसी को डिटेन किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हो कि गलत है और छोड़ दिया। एक भी उदाहरण नहीं। आपने ये रखा कि 15 दिन में अगर और 15 दिन जब आप डिटेन करवा ही रहे हो तो 15, एक इस बात का भी उदाहरण नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने 15 दिन के भीतर उन व्यक्तियों के प्रति अपनी सहमति न व्यक्त कर दी हो जिन्हें इस डिक्लेरेशन के साथ डिटेन किया गया। और इस डिक्लेरेशन के साथ सारे वे लोग बंद किए गए जो इंदिरा गांधी के अत्याचारों के खिलाफ बोल रहे थे। एक भी ऐसा आदमी नहीं बंद किया गया इस डिक्लेरेशन के अंतर्गत जो कोई अपराधी होता, जो कोई स्मगलर होता, ठीक है ना, एक भी नहीं। सारे पॉलिटिकल लीडर्स और सारे सामाजिक संगठनों के लोग, सारे पत्रकार ये जेल भेजे गए। ठीक है, और 15 दिन के अंदर संबंधित सरकारें अगर सहमति व्यक्त नहीं करती तो आप छोड़ दिए जाएंगे, ये लिखा है। लेकिन एक भी उदाहरण नहीं कि 15 दिन में सहमति ना मिली हो या एक को भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हो कि गलत आपने किया और छोड़ दिया हो। ठीक है, प्रत्येक 4 माह पर आप कब तक बंद रहेंगे इसकी कोई वो समय सीमा नहीं। अनंत काल आप बंद रह सकते हैं, अनंत काल। और आप सोचो कि वे लोग जो इस वातावरण में जेल गए होंगे वे कितने हिम्मती और कितने जबरदस्त लोग रहे होंगे, क्योंकि उस समय, अब तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 352 में आ गया, हम लोगों ने देखा है कि प्रति 6 माह पर, एवरी 6 मंथ पर उसी प्रक्रिया से, ठीक है, जो पहली बार के लिए बनाई गई है उसी प्रक्रिया से हर बार आपको आपातकाल एक्सटेंड करना पड़ेगा प्रति 6 माह। हालांकि कभी तक कर सकते हैं आप, लेकिन प्रति 6 माह पर आपको ऐसा करना पड़ेगा। और साथ में यह प्रोविजन भी 352 में आ गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम लोगों ने देखा था कि अगर लोकसभा के 1/10 सदस्य इस बात की मांग करेंगे कि आपात पर विचार करने के लिए, ठीक है, हाउस बुलाया जाए, तो हाउस बुलाया जाएगा, मना नहीं हो सकता। यह भी उस समय नहीं है, उस समय यह भी नहीं है, और अब तो यह भी है 352 में
कि अगर सामान्य बहुमत से लोकसभा यह प्रस्ताव पास कर देगी कि आपात की स्थिति नहीं, खत्म होना चाहिए, तो सामान्य बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी, खत्म करने के लिए सामान्य बहुमत। ये 352 की आज की पोजीशन है, लेकिन यह पोजीशन उस समय नहीं है। उस समय आपातकाल कभी तक चल सकता है, एक बार घोषित करने के बाद, और एक बार तो आपने घोषित ही कर दिया 26 जून 1975 को। अब वो कभी तक चल सकता था। और जिसे जेल भेजा गया मीसा में इस डिक्लेरेशन के साथ, वो कितने समय बंद रहेगा कोई गारंटी नहीं। और ऐसे समयों में लोग जेल न सिर्फ गए, और काहे के लिए, इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरोध में, तो वे लोग वाकई जिसे कहते पूजनीय हैं, वह वाकई पूजनीय है। कोई पता नहीं, हम चोरी करेंगे हमें पता तो है, हम कत्ल करेंगे हमें पता तो है, कितनी सजा मिलेगी, और हमने किया इसलिए हम जा रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, यानी एक तानाशाही का विरोध हमने किया है, जो करना चाहिए, सबको करना चाहिए, उसके कारण हम जेल जा रहे हैं। और कितने समय हम जेल में रहेंगे पता नहीं। और कोई आदमी मेरी मुक्ति का कोई प्रयास नहीं कर सकता। इस ढंग की व्यवस्था, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी बना रही हैं, और इसका साथ उच्चतम न्यायालय देगा, अभी देखेंगे। उच्चतम न्यायालय जिससे बड़ी अपेक्षा थी, जिसमें मक्खन सिंह आदि मामलों में, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी का मामला, ठीक है, जो लोग डील कर रहे थे वो जजेस तो अब हट चुके थे, और बलिहारी कॉलेजियम सिस्टम भी 1993 में आया है, 1993 में आया है, ठीक है। उससे पहले तो राष्ट्रपति इन्हीं की राय प्रभावी होती थी। ये जिसे चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट इनके हिसाब से चलेगा, और चला। अभी हम लोग देखेंगे किसने इस देश में कमिटेड जुडिशरी इसका निर्माण किया है। वही बात है कि तथ्यों के साथ, सन के साथ बातें रखी नहीं जाती, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी लौह महिला बनी हुई है दुनिया में और देश में, वरना वो सिर्फ तानाशाह थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं थी। क्योंकि तुम दूसरों को डिक्टेटर कहते हो, तुम सबसे बड़े डिक्टेटर हो, ठीक है। तो ये रखा गया। उसके अलावा मीसा में यह कहा गया कि प्रति 4 मंथ पर, प्रत्येक 4 मास पर जो संबंधित सरकारें हैं वो आपके मामले को रिव्यू करेंगी, और अगर उन्होंने पाया कि आगे आपका निरोध अब ठीक नहीं है तो आप छूटेंगे नहीं, तो उस डिक्लेरेशन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और फिर नॉर्मल मीसाबंदी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो आपको मिल जाएंगे। पूरे देश में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि जिसके संबंध में ये डिक्लेरेशन करके उसे बंद किया गया हो, और उसके संबंध में किसी 4 मास की समाप्ति पर सरकार ने यह कहा हो कि अब इस डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ दिखावा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट डिटेन करती, वो भी डिटेन अथॉरिटी है डिटेन करने की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट भेजेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको सहमति नहीं देती तो रिवोक समझा जाएगा। डिक्लेरेशन, नॉट डिटेंशन, डिक्लेरेशन, तब आपको नॉर्मल सुविधा मिल जाएगी। इसका भी एक भी उदाहरण पूरे देश में नहीं, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट के निर्णय की वैधता की जांच के लिए, तो वो उनसे मांग सकती, वो एक प्रोसीजरल बात है, उसका कोई मतलब नहीं। और जो सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात है वो अब आ रही है, क्योंकि मक्खन सिंह ने कहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 21 से नहीं आती, ठीक है। ये क्लियरली नहीं कहा, मतलब इस रूप में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा ये कि ठीक है 14-21 ये आपने सस्पेंड कर दिया, ठीक है, 14-21-22 सस्पेंड कर दिए। सस्पेंड कर दिया मीनिंग जब उनका इन्फोर्समेंट आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन वे हैं तो, और जब वो बने हुए हैं तो अगर हमें अपने
अपनी स्वतंत्रता, ठीक है, ठीक है, 14, 21, 22 के आधार पर हम स्वतंत्रता अपनी सुनिश्चित नहीं कर सकते क्योंकि उनका तो इन्फोर्समेंट ही सस्पेंड है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अपनी स्वतंत्रता 14, 21, 22 का तर्क लिए बिना किसी ढंग से सुनिश्चित कर सकते हैं तो अनुच्छेद 226 की सहायता से हम वो सुनिश्चित करेंगे, ये बात आई थी। और अपनी स्वतंत्रता लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स के आधार पर सुनिश्चित की और उसे न्यायिक समर्थन हासिल हुआ। इस बात से बचने के लिए मीसा के जो अमेंडेड वर्जन आया इसमें यह लिखा गया, और आप गूगल से चेक कर सकते हैं मेरी एक एक बात को, ठीक है। मीसा का जो अमेंडेड वर्जन आया उस अमेंडेड वर्जन में यह लिखा गया कि जिसके संबंध में यह डिक्लेरेशन होगा मीसा में, ठीक है, उसे अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कॉमन लॉ यानी सामान्य विधि, सामान्य विधि यही तो है कि कानून के बिना आप किसी को डिटेन नहीं करेंगे, ठीक है, यही तो कॉमन लॉ है, यही तो सामान्य विधि है। यह कहा कि जिसके संबंध में यह डिटेंशन होगा, जिसके संबंध में यह डिक्लेरेशन होगा, उस बंदी को कॉमन लॉ, नेचुरल लॉ, इसके सहित किसी भी कानून के आधार पर किसी भी ढंग से अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं होगा। इससे ज्यादा खराब बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और यही नहीं रुके, यह कहा कि सिर्फ सरकार ये जानेगी कि किसी व्यक्ति के किन कामों के आधार पर उसे डिटेन किया गया है, यानी ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन सरकार को पता होंगे, और वे राज्य के ऐसे गोपनीय मामले समझे जाएंगे जिन्हें प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध माना जाएगा, और कोई व्यक्ति उन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन को प्रकट करने की मांग नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक रूल उसमें बनाया गया 16A मीसा में, उसमें लिखा गया। अब आप सोचिए ये स्थिति आई है निकलकर, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 359 में जारी हुआ उसमें यह कह दिया कि 14, 21, 22 प्रत्येक व्यक्ति के सभी उद्देश्यों के लिए समाप्त, सभी उद्देश्यों शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन ये कहा कि 14, 21, 22 का प्रवर्तन रोका जाता है। तो इसका मतलब सभी उद्देश्यों के लिए रोका जाता है, क्योंकि पिछले में उन्होंने कहा था कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंतर्गत अगर कोई कार्रवाई हुई है तो उसके लिए रोका जाता है, कि वो बात ही नहीं कही, तो सभी उद्देश्यों के लिए वो रुक गया। ये स्थिति निकल कर आई है। इस दशा में भाई इससे ज्यादा खराब और काला कानून इस देश में दूसरा बन ही नहीं सकता। और आप सोचो उसके बाद 8 मार्च 77 को इमरजेंसी हटी है, ठीक है, और वो भी जनता पार्टी गवर्नमेंट ने हटाई क्योंकि इन्होंने तो इमरजेंसी में ही चुनाव कराए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 80 में फिर इंदिरा गांधी चुनकर आ गई, ठीक है। इसके मतलब देश में संचार साधन थे ही नहीं, लोगों को इन अत्याचारों के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अत्याचार आखिर बताए जाने चाहिए थे ना कि ये हुआ है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है। आज भी बहुत कम लोग पूरी जानकारी रखते हैं, और जिसे हो जाती है पूरी जानकारी उसे मेरी ही तरह इन लोगों से बिल्कुल नफरत सी हो जाती है। बहुत गिरे हुए लोग हैं, ठीक है, ये तो किसी कीमत पर ठीक नहीं कहा जा सकता। अब सवाल यह आया कि मीसा के अंतर्गत जिसके संबंध में ये डिटेंशन, जिसके संबंध में ये डिक्लेरेशन करके उसे डिटेंशन में रख दिया गया, ठीक है, उसका 14, 21, 22 तो आपने सस्पेंड कर दिया, और सभी उद्देश्यों के लिए तो हमने पहले लेक्चर में दिया था कि 14 सभी उद्देश्यों के लिए सस्पेंड करने के क्या क्या प्रभाव हुए, कैसे कैसी स्थिति आई कि विभिन्न अधिनियम जिनका मीसा से कोई संबंध नहीं, किराएदारी का मुकदमा चल रहा उसमें अनुच्छेद 14 पर आधारित कोई प्ली है वो भी रुक गई, सब कुछ रुक गया, ठीक है। नौकरी के मामले में कोई मामला चल रहा है तो उन्होंने कहा 16, 14 का विस्तार है, वो भी रुक गया।
और इसके बाद भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कोई सुधार नहीं किया गया, क्योंकि वो तो सम्राट है, जनता मर रही तो मर रहे दो, क्या फर्क पड़ता है। 1975 में जिन लोगों को ऐसे डिटेंशन में रखा गया उनमें से एक के.एम. घाटगे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसने अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी, और उसने मुख्यतः दो तर्क पकड़े, ये यूं कहने मुख्यतः तीन तर्क पकड़े। उसका पहला तर्क था कि स्वतंत्रता का अधिकार, अब बिल्कुल क्लियर वो बात आ रही है जो माखन सिंह में प्रकारांतर से आई है, मतलब माखन सिंह को हम जब अर्थान्वयित करते हैं तो जो सोच बनती है वो बात अब क्लियर कही जाएगी। के.एम. घाटगे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पहला तर्क लिया गया कि स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 21 का विषय नहीं है, ठीक है, ये आदमी लेकर आया है, ये किसी कॉमन लॉ, किसी नेचुरल लॉ, क्योंकि ये कह दिया ना कॉमन लॉ नेचुरल लॉ सहित किसी भी कानून में अगर आपको स्वतंत्रता का अधिकार है उसको आप सुनिश्चित नहीं कराएंगे किसी भी ढंग से, ये कह दिया है ना, आप सुनिश्चित नहीं कराएंगे, मीनिंग देयर बाय कोई कोर्ट सुनिश्चित करेगा ही नहीं, क्योंकि डिक्लेरेशन है उसके संबंध में। तो पहला तर्क ये पकड़ा गया कि स्वतंत्रता ये किसी कानून की देन नहीं है, ये किसी कानून की देन नहीं है। ये संविधान जब लागू हुआ उससे पहले भी ये अधिकार भारत के नागरिकों को हासिल था। वही बात कही गई जो हम लगातार बोलते हैं कि स्वतंत्रता अगर हमें जन्म से प्राप्त नहीं थी तो स्वतंत्रता का संघर्ष क्यों चल रहा था, वो सब अनैतिक था, गलत था, तो मानना ही होगा कि स्वतंत्रता किसी ने दी नहीं है, तो कोई कानून स्वतंत्रता देता नहीं है, ये स्वतंत्रता है हमारी, इसलिए आपने डिक्लेरेशन कर दिया, क्या कर दिया, इस सबसे कोई लेना देना नहीं। हमारा स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसी कॉमन लॉ, किसी नेचुरल लॉ, किसी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी फंडामेंटल राइट की उपज नहीं है। जो हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार है ये किसी फंडामेंटल राइट, किसी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कॉमन लॉ, किसी नेचुरल लॉ, इसका मोहताज नहीं है, ये हमारा अधिकार है और हमें जन्म से मिला है। ठीक, भारत के संविधान में आपने इस स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटीड कर दिया अनुच्छेद 21 से, और आपने ये शर्त लगाई कि भाई अगर किसी की स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त किया जाएगा तो कानून की प्रक्रिया से, अभी मेनका गांधी डिसाइड नहीं है, इसलिए कानून की जो बात कही जा रही है वो कानून कौन सा है, अधिनियमित विधि, न कि सम्यक विधि। आज की विधि बदल गई है लेकिन कम से कम इनेक्टेड लॉ तो होना चाहिए, ठीक है। ये ठीक है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार हमें जन्म से प्राप्त था उसे गारंटीड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुच्छेद 21 में यह कह दिया गया कि अगर सरकार मेरे उस अधिकार को लेगी तो अधिनियमित विधि, क्योंकि अभी तो कानून का अर्थ अधिनियमित विधि है, अधिनियमित विधि के प्रावधानों के मुताबिक ही लेगी। लेकिन अगर ये न भी कहा जाए, यानी अनुच्छेद 21 जैसा कोई फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में हो ही ना, तो भी ये विधि के शासन की पहली शर्त है, ये स्टेट के होने की पहली शर्त है कि किसी के भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को आप कानून से ही लें, अदरवाइज न लें। अदरवाइज एक लॉफुल सोसाइटी और एक लॉलेस सोसाइटी, इसमें फर्क क्या है? ठीक है, फिर तो कोई अंतर नहीं है, फिर तो जंगल राज है। तो पहला तर्क के.एम. घाटगे में पकड़ा गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका कोई संबंध अनुच्छेद 21 से नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, अनुच्छेद 21 उसे गारंटीड करता है, ये सही है, लेकिन अनुच्छेद 21 से कोई संबंध नहीं। मीनिंग दरबार अगर अनुच्छेद 21 हटा भी दें तो भी ये बेसिक नॉर्म है, ठीक है, ये बेसिक नॉर्म है रूल ऑफ लॉ का, ये मूल मानक है विधि के शासन का कि आप कानून के मुताबिक
किसी किसी का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता लेंगे, ऐसे कैसे ले लेंगे आप? और अगर हम ये साबित करने में सफल हैं कि मीसा ये कानून हो ही नहीं सकता, या मीसा कानून नहीं हो सकता, मीनिंग देयर बाय आपने मीसा के अंतर्गत ये डिक्लेरेशन इसलिए हमसे जारी, हमारे प्रति जारी किया ना, क्योंकि आपका कहना है टू डील विद इमरजेंसी इफेक्टिवली। आप घोषणा में लिख रहे हैं ना कि इमरजेंसी से निपटने के लिए इन्हें डिटेंशन में रखना जरूरी है, ये कह रहे हो आप ना। अगर हम साबित कर दें कि इमरजेंसी से ठीक प्रकार से निपटने के लिए मेरा डिटेंशन जरूरी नहीं है और फिर भी आप हमें डिटेन किए हो, तो आपने बिना कानून के ही हमें डिटेन किया है, ठीक है। और इसका तो कोई हक आपको नहीं है, और हमारा ऐसी दशा में स्वतंत्र होने का हक है, और हमारा ऐसी दशा में स्वतंत्र होने का जो हक है उसका अनुच्छेद 21 से कोई संबंध नहीं। वो तो विधि के शासन के जो मूल सिद्धांत है उसके आधार पर हमें प्राप्त अधिकार है। ये पहला तर्क है केएम घाटगे में, और शेष तर्क वही है जो माखन सिंह में लिए गए। माखन सिंह में उन्होंने कहा था ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स के आधार पर, यानी अल्ट्रा वायरस एक्ट है या डिक्लेरेशन अल्ट्रा वायरस है, इस डिक्लेरेशन को जारी करने की कोई शक्ति मीसा में आपको है ही नहीं। अगर हम ये साबित कर दें, ठीक है ना भाई, आपने मीसा को अमेंड किया है ना, और ये डिक्लेरेशन जारी करने की शक्ति अर्जित कर ली। अदरवाइज मीसा के प्रोविजन तो सामान्य निवारक निरोध संबंधी विधि के प्रावधान है, अर्थात सप्लाई ऑफ ग्राउंड, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आप करोगे। लेकिन आपने ये अमेंडेड वर्जन मीसा का लाए हैं आप, कि आपने कहा कि हम अगर ये डिक्लेरेशन दे देंगे तो फिर ये चीजें हो जाएंगी। तो अगर हम ये साबित कर दें कि डिक्लेरेशन देने, ये जारी करने का कोई अधिकार इस मीसा में आपको है ही नहीं, तो हमारे समझ में डिक्लेरेशन नहीं है। या हम ये साबित कर दें कि मीसा ही अधिनियमित नहीं किया जा सकता था, तो भी अधिनियम अल्ट्रा वायरस हो गया, तो उसके अंतर्गत जो डिक्लेरेशन जारी हुआ वो भी अल्ट्रा वायरस हो गया। यानी प्रशासनिक विधि के, या हम ये साबित कर दें कि हमारे डिटेंशन का कोई उचित आधार नहीं है, हमारे कामों से आंतरिक शांति हो ही नहीं रही, तो भी हमें मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई संबंध अनुच्छेद 21 या इससे तो है नहीं। 14, 21, 22 के आधार पर हम क्या कह रहे हैं? हम तो आपके सामने ये रख रहे हैं कि भाई 14, 21, 22 के आधार पर हम आए ही नहीं, हम तो इस आधार पर आए हैं कि आपने बिना कानून के ही हमें डिटेंशन में रख रखा है, यह कानून की प्रक्रिया के बिना ही रख रखा है डिटेंशन में, और कानून के मुताबिक और कानून की प्रक्रिया से ही आप हमें डिटेंशन में रखेंगे। ये बात विधि के शासन का मूल सिद्धांत है, ये अनुच्छेद 21 का मोहताज नहीं है, ठीक है ना। इसलिए प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर इन तर्कों का अनुच्छेद 359 से कोई लेना देना नहीं। ये विधि के शासन के मूल सिद्धांत हैं, और इनके आधार पर अगर हमारा डिटेंशन गलत पाया जाता है तो हमें मुक्त होने का अधिकार है। ये केएम घाटगे में 3 बातें कही गई। सरकार ने विरोध किया, सरकार ने यह कहा कि मक्खन सिंह में जो कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स के आधार पर चुनौती मिल सकती, वो इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि जो पिछले मक्खन सिंह का केस जो है, ये जो पिछले मुकदमे हैं, वे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, इनके लिए जो आपातकाल घोषित किया गया था, यानी उस समय जो आपातकाल था वो सिर्फ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, इनके अंतर्गत जो कार्रवाइयां की गई थी, उनके संबंध में 14, 21, 22 के प्रवर्तन को रोकता था, ठीक है। इसलिए उस परिस्थिति में जो बातें कही गई, ये नवीन परिस्थिति है, क्योंकि अब सभी उद्देश्यों के लिए, ठीक है, सभी उद्देश्यों के लिए 14, 21, 22 का प्रवर्तन रोक दिया गया है। इसलिए वर्तमान स्थिति उस स्थिति से ज्यादा गंभीर है, ज्यादा गंभीर है। इसलिए मक्खन सिंह के सहित जितने भी मुकदमे डिसाइड हुए वो लागू नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि संदर्भ बदल गया। अब आप सोचें, युद्ध की स्थिति इनके हिसाब से थोड़ी कम गंभीर है
और इस समय जो स्थिति है इनके चुनाव के अवैध घोषित हो जाने की, ये ज्यादा गंभीर है। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इनके स्तर को ये कह रहे हैं बंबई हाई कोर्ट में, और इनके स्तर को सुप्रीम कोर्ट मानेगा भी। मजेदारी होगी। अब आप देखो कि कितना उच्चतम न्यायालय ने फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन किया है। ये मसला उच्च न्यायालय में आ गया अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय ने ये डिसाइड किया कि आपकी बात गलत है, यानी उच्च न्यायालय ठीक डिसाइड कर रहा है और उनका आपकी बात गलत है। यह बिल्कुल सही है कि अगर कोई व्यक्ति कानून की प्रक्रिया के बिना और कानून के बिना डिटेन किया गया है, अर्थात आप सिर्फ कह रहे हो कि कानून की प्रक्रिया से और कानून के मुताबिक डिटेन किया गया, वास्तव में जब इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है तो पाया यह जा रहा है कि आपकी बात गलत है। तो यह बेसिक जो मूल सिद्धांत है कि कानून का शासन होना चाहिए, इसी के खिलाफ है, और इसका कोई संबंध 14-21-22 से नहीं, इसका कोई संबंध 14-21-22 से नहीं। इसलिए प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर निवारक निरोध को चुनौती दी जा सकती है। यह बात जो मक्खन सिंह में डिसाइड हुई वो आज भी लागू हो रही है, ठीक है, आज भी लागू हो रही, और आपके कृत्य को चुनौती मिलेगी। और यह जो बात कही गई थी कि अनुच्छेद 21, सिर्फ अनुच्छेद 21, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी करता है, यानी भारत के नागरिक को जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह जन्म से नहीं बल्कि अनुच्छेद 21, ये जो बात कही गई कि भारत के नागरिक को जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 से गारंटीड है, अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त नहीं है। यानी अनुच्छेद 21 न भी हो तो भी उसे ये अधिकार रहेगा, क्योंकि वो प्रदत्त नहीं है, अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत है, गारंटीड है। ये जो बात कही गई थी इस पर कोई क्लियर व्यू बंबई हाईकोर्ट ने नहीं दिया, ठीक है, इस पर कोई क्लियर व्यू नहीं दिया, बस सिर्फ इतना कहा कि प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर जो मक्खन सिंह में ऑलरेडी डिसाइडेड था उस पर चुनौती मिलेगी, इतना कहा। अब मसला आता है सबसे नोटोरियस केस, एडीएम जबलपुर, शिवाकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर, ठीक है। इसमें मक्खन सिंह में जो कुछ डिसाइड हुआ, ठीक है, जो अभी बंबई उच्च न्यायालय ने भी रिसेंटली कोर्ट किया, ठीक है, वो बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहली बार कही गई है कि साहब आप अगर, यानी सरकार किसी को डिटेन कर रही है तो प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर अगर वो चुनौती उसे दी जा सकती है तो वो दी जाएगी। और आप में, क्योंकि मेरे मामले में मीसा नहीं लगना चाहिए, या ये जो मीसा के अंतर्गत नियम बनाए गए ये बनाए नहीं जा सकते, ठीक है, इस आधार पर हमारा डिटेंशन गलत है, अर्थात प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर मेरा डिटेंशन गलत है, और इसलिए आप मैंडेमस जारी करें और रोकें, ठीक है ना। 14-21-22 भले ही सस्पेंड हो, लेकिन 14-21-22 के आधार पर हम आए नहीं। हम तो मूल जो सिद्धांत है कानून के शासन का कि कानून के मुताबिक ही हमें डिटेन किया जाना चाहिए, हमें डिटेन कानून की प्रक्रिया के बिना किया गया, क्योंकि जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है ये उस कानून के मुताबिक भी नहीं है जिस कानून के मुताबिक ये डिटेन करने की बात कहते हैं, ठीक है। इसलिए हमें प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर मुक्त होना चाहिए। यह तर्क एडीएम जबलपुर में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, ठीक है, रखा गया है। इस बेंच में 5 जज हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये, और मजेदार ये है कि सिर्फ जस्टिस एचआर खन्ना इस बेंच में जो बहुमत का निर्णय है उसके खिलाफ है, बाकी 4 एक मत है। उन 4 में जस्टिस भगवती वो भी शामिल है, जस्टिस बेग है, और आगे देखेंगे, आगे क्या, पीछे देख आए हम लोग
कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मुकदमा 1993 में आया, 1993 से पूर्व का ये मसला है। जस्टिस बेग इस मुकदमे के डिसाइड होने के बाद देश के मुख्य न्यायमूर्ति बनेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हें बनाएंगी, क्योंकि 1993 में कॉलेजियम आएगा ना, कॉलेजियम तो 1993 में आएगा, और यही जस्टिस बेग देश के मुख्य न्यायमूर्ति बनेंगे। और यही जस्टिस एच.आर. खन्ना जो विरोध में है, इनको सीनियरिटी रूल डिसोबे करके, सबसे वरिष्ठ ये होंगे, इनको डिसोबे करके, इन्हें ओवर रूल करके जस्टिस बेग को मुख्यमंत्री जो न्यायमूर्ति है ये बनाया जाएगा। तो ये क्यों मान लिया जाए कि जस्टिस बेग को उस वफादारी का पुरस्कार दिया गया जो उन्होंने आपातकाल के दौरान एडीएम शुक्ला के मुकदमे में दिखाई है। और ये क्यों न माना जाए कि जस्टिस एच.आर. खन्ना ने इस घटना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया था। अभी जब 4 जजों ने, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था, 4 चीफ जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और उनमें से एक भी विचारधारा से भाजपाई नहीं था, वो सारे के सारे विचारधारा से अन्य दलों के समर्थक थे। उन्होंने इस क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि कुछ वकील ये दबाव बनाते हैं कि उनके मामले विशेष न्यायाधीशों के यहां लगे, इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं। तो इस ढंग का माहौल बनाया गया मानो सरकार ने जाने क्या कर दिया, ठीक। और इस समय जस्टिस एच.आर. खन्ना इस्तीफा दे रहे हैं, हालांकि इस्तीफे में कोई कारण नहीं लिखा, लेकिन इस सारी सिचुएशन से आप समझ तो सकते ही हैं कि क्या हुआ होगा। और वही बात है कि तत्कालीन समय में कम्युनिकेशन के साधन ही इतने नहीं थे कि लोगों को सारी बातें पता लग पाती, और होते भी तो लोगों का इंटरेस्ट कहां है इन सारी बातों में। तो जस्टिस बेग चीफ जस्टिस बनेंगे, 4-1 ये डिसाइड हुआ था, एडीएम शुक्ला। और एकदम अजीब बातें कही गई, एकदम अजीब बातें जो कोई स्वीकार कर ही नहीं सकता। जस्टिस बेग ने कहा, और उससे 3 अन्य सहमत हैं, 3 अन्य सहमत, 5 है ना, 4-1 डिसाइड हो रहा है, केवल जस्टिस एच.आर. खन्ना वह विरोध में है। तो जस्टिस बेग ने लीडिंग ओपिनियन दी, सबको लीड करते हुए कहा कि भारत के संविधान में नागरिकों को अनुच्छेद 21 द्वारा ही स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अब ये बात अपने में अजीब है, अगर 21 से ही प्राप्त है तो स्वतंत्रता का संघर्ष ये किस लिए हुआ? या वैधानिक है क्या? ये इलीगल है क्या? उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 21 यही एकमात्र स्रोत है, ठीक है, वैयक्तिक स्वतंत्रता का, और कोई स्रोत ही नहीं है हिंदुस्तान में, केवल एक स्रोत। और अनुच्छेद 21 ही ये कहता है। आपकी दूसरी बात ये है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि कानून तो होना ही चाहिए, क्योंकि मूल सिद्धांत है राज्य के अस्तित्व की अवधारणा का, कि राज्य अपनी मर्जी से नहीं कानून के मुताबिक शासन चलाएगा। तो आपका कहना यह है कि कानून के मुताबिक शासन चलना चाहिए, और चूंकि ये जो मीसा है, या तो ये कानून बन ही नहीं सकता था, या इसके अंतर्गत ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकता था, और अगर हो भी सकता था ऐसा, तो मेरे पर्टिकुलर मामले में ये डिक्लेरेशन जारी करने लायक स्थितियां नहीं है, अर्थात दुराशय पूर्वक या असंगत आधारों पर या बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड इस डिक्लेरेशन का उपयोग किया गया है और हमें डिटेन किया गया, ये कहना है आपका। यानी इस कानून का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग, यानी कानून की प्रक्रिया से हमें डिटेन नहीं किया गया। नक्सल में आप ये कहना चाहते हो। तो पहली चीज स्वतंत्रता है, भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 21 के आधार पर ही प्राप्त है, ठीक है। अगर संविधान न हो तो भारत के नागरिकों को
स्वतंत्र रहने का कोई अधिकार नहीं। शायद जस्टिस बेग ये कहना चाहते हैं, या उनकी बात का मतलब तो यही निकलता है, लेकिन उन्होंने कहा जो वो ये कहा कि स्वतंत्रता के पूर्व कुछ भी स्थिति रही हो, लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 21 के आधार पर ही स्वतंत्रता प्राप्त है, और अनुच्छेद 21 ही यह कहता है कि विधि की प्रक्रिया से ही उस स्वतंत्रता को लिया जाएगा। ठीक है, तो भारत के नागरिकों के लिए जब से संविधान लागू हुआ तब से पोजीशन यह हो गई कि सिर्फ अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटीड करता है और उसके इलीगली लिए जाने के प्रति, ठीक है, अपनी असहमति इसको व्यक्त करता है। और चूंकि अनुच्छेद 21 सस्पेंड है, उसका प्रवर्तन सस्पेंड है, इसलिए इस समय भारत के किसी नागरिक को किसी भी ढंग से कोई स्वतंत्रता हासिल करने का हक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 21 सस्पेंड है और अनुच्छेद 21 ही स्वतंत्रता का एकमात्र स्रोत है, और अनुच्छेद 21 ही विधि की प्रक्रिया से स्वतंत्र, ठीक है, विधि की प्रक्रिया के बिना स्वतंत्रता के लिए जाने के विरुद्ध एक गारंटी है, और वो सस्पेंड है। इससे किसी भी तरीके से कोई बात हो, आप अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं कर सकते। और इस समय तो डिक्लेरेशन में कहा कि कॉमन लॉ, नेचुरल लॉ, लेकिन तर्क तो यह लिया गया था ना कि कॉमन लॉ, नेचुरल लॉ सब छोड़ दीजिए, सब हटाइए, कानून द्वारा स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है, स्वतंत्रता तो, ठीक है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ये जो बात कही गई थी उसके अगेंस्ट उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, भारत में जब तक संविधान लागू हुआ तब तक अनुच्छेद 21 ही स्वतंत्रता का स्रोत है, और अनुच्छेद 21 ही उसके कानून के बिना लिए जाने के विरुद्ध एक गारंटी है, और वो सस्पेंड है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब वही है, एक फेस सेविंग एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है। तो जस्टिस बेग ने साथ में कहा कि हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है कि सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, कि नागरिकों की स्वतंत्रता बिना कानून के ले, लेकिन अगर वो ले लें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो ले लें तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपातकाल है। अनुच्छेद 359 के आधार पर, ठीक है, 21 का प्रवर्तन रोक दिया गया है। ठीक है, और भारत में जब से संविधान लागू हुआ तब तक अनुच्छेद 21 ही एकमात्र स्रोत है स्वतंत्रता का, और उसे अवैधानिक रूप से छीनने के प्रति एकमात्र गारंटी अनुच्छेद 21 है। वो सस्पेंड है, वो सस्पेंड है, मीनिंग देर में उसका प्रवर्तन स्थगित है। ठीक है, आप हमारे पास आ ही नहीं सकते, और चूंकि वो एकमात्र स्रोत है संविधान लागू होने के बाद, तो अगर किसी अन्य तरीके से आप हमारे पास आ भी जाओ, यानी 226 में प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर चुनौती देकर और बाई वे ऑफ 136 आप हमारे पास आ भी जाओ, ठीक है, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई मंडमस जारी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। कारण यह है कि जब से संविधान लागू हुआ तब तक प्रशासनिक विधि नहीं, प्रशासनिक विधि नहीं, अनुच्छेद 21 यही इस बात को प्रत्याभूत कर रहा है, यही इस बात को गारंटीड कर रहा है कि विधि की प्रक्रिया के बिना किसी की स्वतंत्रता नहीं ली जाएगी। ये प्रशासनिक विधि नहीं, कोई विधि नहीं, कुछ नहीं, हिंदुस्तान में सिर्फ अनुच्छेद 21 इस बात की गारंटी है। ये जस्टिस बेग ने कहा। ठीक है, और इसलिए किसी भी ढंग से, किसी भी ढंग से, किसी भी तर्क के आधार पर अगर आप स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हो तो आप अनुच्छेद 21 ही मांग रहे हो, क्योंकि सिर्फ वही आधार है और कोई आधार ही नहीं है भारत में संविधान लागू होने के बाद। ठीक है, इसलिए जब भी आप इसकी मांग करोगे तो आप अनुच्छेद 21 ही प्रवर्तित कराने की कोशिश करो, जो कि 359 से या 359 में प्रदत्त शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति ने स्थगित कर रखा है। ये आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब आप सोचें
इससे तो बेहतर होता कि अनुच्छेद 21 होता ही ना संविधान में, तो कम से कम ये तो जस्टिस बेग नहीं कह पाते कि साहब अनुच्छेद 21 ही एकमात्र गारंटी है, इसलिए अन्य किसी भी तर्क के आधार पर अगर आप स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की कोशिश करोगे तो 21 ही आप मांग रहे हो और वो सस्पेंड है, ये तो नहीं कह पाते। इससे तो बढ़िया अनुच्छेद 21 होता ही ना। यानी जस्टिस बेग ने वो कलाकारी दिखाई है कि अनुच्छेद 21 बजाय असेट के लाइबिलिटी बन गया, दायित्व बन गया, दंड बन गया। ठीक है, वो कलाकारी दिखाई है। ठीक है, और कहा कि चूंकि अनुच्छेद 21 स्थगित है तो किसी भी तरीके से आप अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं कर सकते। हाँ, ये ठीक है कि सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो करे तो हम कर कुछ नहीं सकते। दैट वाज इट इज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ एडीएम जबलपुर, शिवाकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर। और जस्टिस भागवती इससे सहमत। आप सोचे सत्ता का कैसा प्रभाव होता है। ठीक है, और ऐसी दशाओं में जो जेल गए वो वाकई बहुत, जिसे कहते हैं कलेजे वाले लोग हैं। ठीक है, और ये स्थिति तो अंग्रेजों ने पैदा नहीं की इस देश में। उन्होंने भी जिसे भेजा भगत सिंह पर ट्रायल चलाया, तो ट्रायल तो चलाया, इन्होंने तो ये स्थिति पैदा की है। ठीक है, और यही जब पार्लियामेंट में खड़े होकर वो कहते हैं तब इनके मुंह बंद हो जाते हैं फट से। ठीक है, फिर तो बोलने लायक कुछ है ही नहीं, बोलो कैसे। तभी वॉकआउट हो जाता है जैसे ये बातें उठाई जाती हैं। ठीक है, तो आपका एडीएम जबलपुर में जस्टिस एचआर खन्ना इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक ऑर्डर जारी करके वो जो कानून के मुताबिक हो ही नहीं सकता, या जो कानून हो ही नहीं सकता उसे कानून बना दे। ये संभव नहीं है, ये गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, स्वतंत्र रहने का अधिकार और कानून के मुताबिक शासित होने का अधिकार ये किसी संविधान या किसी भी कानून इसके द्वारा प्रदत्त नहीं है। ये एक सहज स्वाभाविक अवस्था है और ये पूरी दुनिया में स्वीकृत है। पूरी दुनिया में सरकारें कानून के मुताबिक ही काम करती हैं। कानून नहीं है तो फिर काम नहीं हो सकता। तो आप ये नहीं कह सकते हिंदुस्तान में कि नहीं, कानून के शासन की एकमात्र गारंटी अनुच्छेद 21 है, ये नहीं कह सकते आप। या कानून के शासन का एकमात्र स्रोत अनुच्छेद 21 है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है एकमात्र स्रोत कानून के शासन के। कानून के शासन, ठीक है, इसका वास्तविक स्रोत तो मनुष्य की वो अवधारणा है जिसके आधार पर उसने राज्य स्थापित किया। राज्य स्थापित ही इसीलिए हुआ क्योंकि लॉलेस स्थिति थी, कोई किसी को मार डालता था, कोई किसी की संपत्ति छीनता था। तो ये तो कानून का शासन, राज्य की अवधारणा, इसके साथ पैदा हुआ है। राज्य पैदा ही इसीलिए हुआ है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जस्टिस एचआर खन्ना अकेले थे, 4-1 ये डिसाइड हो गया एडीएम जबलपुर। और फिर इसके बाद तो आप समझ ही लो कि क्या स्थिति बनी देश में। और उसके बाद चुनाव हो गए, इंदिरा गांधी हार गई और हार जाने के बाद जब नई सरकार आ गई तब उसने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और इस सबको बदल के रख दिया, सबको बदल दिया। ठीक है, और भविष्य में कभी ऐसा ना हो, ठीक है, कि कोई सरकार आए और कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा बने जो ये कहे कि नहीं साहब 21 तो एकमात्र स्रोत है और 21 सस्पेंड है, इसलिए इस समय स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं हो सकती। भले ही बिल्कुल गलत ढंग से किसी को डिटेन किया गया, ये भविष्य में ना हो पाए, इसलिए वर्तमान अनुच्छेद 359 में 44वें संविधान संशोधन से संशोधन करके ये जोड़ दिया गया कि 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होंगे, कभी सस्पेंड नहीं होंगे। 20-21 कभी सस्पेंड नहीं होगा, मीनिंग देयर बाय 20-21 का प्रवर्तन कभी नहीं रोका जा सकेगा। अब आप देखें संविधान की मूल भावना और संविधान की रक्षा किसने की है, ये जो आज कर रहे हैं या अन्य लोगों ने। ठीक है, और 352 में भी विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए जिनकी कुछ की चर्चा अभी हम लोगों ने की, कुछ पहले कर चुके हैं। अब आपको वो आवश्यकता पता लगी है जिसकी वजह से वर्तमान 358 और 359 है। तो वर्तमान स्थिति क्या है, ये अब एक क्लास का विषय बचा है, ये खत्म हो जाएगा आपातकाल। उसके बाद
हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पर बात करेंगे, और 2 टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और प्रत्यात्मक दायित्व, ये 3 टॉपिक ही बचे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे अगली क्लास में, हो जाएगा।